हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क इन हैंड। यानी कि जो भी आपके विचार हैं, जितना भी आपके सेंसेस हैं, वो सारे एक ही किसी कार्य के ऊपर लगा दो जो आपके हाथों में इस वक्त है। क्योंकि आपने कब अक्सर देखा होगा, जैसे हम धूप में घूमते हैं बाहर, लेकिन हम सूरज से जलते तो नहीं, बट आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट करके देखा है जिसमें एक लेंस की मदद से, जो माइक्रोस्कोपिक लेंस होता है उसकी मदद से एक पेपर के ऊपर सारी किरणें फोकस की जाती हैं और वो फिर आग पकड़ लेता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा हो तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी सब तरफ की किरणें जो आती हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पे फोकस होती हैं। तो जब हमारा फोकस भी सारा का सारा, हमारे सारे सेंसेस जब हैं वो एक ही चीज के ऊपर केंद्रित होंगे तो हमें सफलता कैसे नहीं मिलेगी, राइट? तो द सन रेज डू नॉट बर्न अंटिल ब्रॉट टू फोकस, यानी कि सूर्य की किरणें भी तब तक नहीं जलाती जब तक उनको एक जगह पे केंद्रित न किया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपना सारा ध्यान जो है, सारे सेंसेस जो है, आंख, कान, नाक, मुंह, सब जो है, इंद्रियां, सब अपने काम जो कर रहे हो, जैसे कि स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के ऊपर फोकस कर दो और सक्सेस आपके ही कदम चूमेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी अपने सारे सेंसेस फोकस करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इन What was intriguing statement in her interim budget? बोल रहे हैं अपना जो एक इंटरिम आपको पता ही चल गया होगा अब तक, जो एक बीच के पीरियड का, ट्रांजिशन पीरियड का जो बजट होता है उसको बोल जाता है इंटरिम बजट। ठीक है, तो उसमें जो एक दिलचस्प इंट्रिगिंग स्टेटमेंट थी किसकी, अपने जो इंटरिम बजट के भाषण में जो एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट थी किसकी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनकी said that a high powered committee will be constituted to consider the challenges arising from fast population growth and demographic changes। बोल रहे हैं कि उन्होंने ये कहा अपने स्टेटमेंट में, जो बड़ी दिलचस्प रही वो ये था कथन उनका कि एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। हाई पावर्ड का क्या मतलब? वो जिनके पास ज्यादा अधिकार होंगे, है ना, तो उच्च अधिकारिक कमेटी बनाई जाएगी जो कि विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। किस लिए बनाई जाएगी? ताकि फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, अब आपको पता है इंडिया चाइना को सरपास कर चुका है और दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, तो इस फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होते हैं, जो हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, सेंसस बेस्ड पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो होता है डेमोग्राफिक। तो उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उनके लिए बनाई जाएगी। उसके वजह से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको जांच करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। विद द यूनियन गवर्नमेंट रिपीटेडली पोस्टपोनिंग द डिसेनियल सेंसस, और आपको पता है कि हमारा जो सेंसस है जो कि हर 10 साल में होता है वो बार बार स्थगित हो रहा है। पहले कोरोना की वजह से हुआ, उसके बाद से अब तक हो नहीं पाया वो सेंसस। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जहां भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो बार बार डिसेनियल, दशक के बाद में होने वाले सेंसस को पोस्टपोन कर रही है। It has not been conducted for the first time in a decade since 1881। तो 1881 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा है कि एक दशक के अंदर में ये सेंसस नहीं हो पाया है। There is no direct evidence to support the statement, पर इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इट इज एविडेंट दैट इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पर यह बात तो है, पता है सबको, स्पष्ट है कि भाई इंडिया अब सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। बट द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट इन 2020, लेकिन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट आई थी 2020 में, एंड द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21, जो कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 किया गया 2019 से 21 के बीच में, हैव शोन, इन्होंने दर्शाया है दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जितने कैपेबिलिटी से हम अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। पहले होता था कि महिलाओं के 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, लेकिन अब 2 हो रहे हैं, और अब जो हमारी अब की जनरेशन है वो एक बच्चा करके भी बस वो वहीं पर रुक जा रहे हैं। तो वो फर्टिलिटी रेट जो है इन इंडिया हैज फॉलन टू 2 ओवरऑल, ये एवरेज जो है इसका 2 पहुंच गया, यानी कि प्रत्येक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है। विद ओनली अ फ्यू स्टेट्स, बिहार 2.98,
मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। अभी आपने कुछ टाइम पहले सिक्किम का केस सुना होगा, वहां पे फर्टिलिटी रेट 1 पहुंच गई है, जिससे कि सिक्किम की सरकार वहां के लोगों को पैसे दे रही है कि आप और बच्चे पैदा कीजिए, अदरवाइज उनको इस चीज का डर है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। और फिर उन्होंने बाहर के लोगों को भी आके वहां पे रहने का, बसने का इनविटेशन दिया है। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। अब केवल बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर इनमें 2 से ऊपर की है, हैविंग अ TFR अबव 2.1। ठीक है, clearly the high population growth of the kind seen in 20th century has been largely arrested मतलब खत्म हो चुकी है। साफ साबित होता है कि जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ 20वीं सदी के दौरान में हमने देखी थी वो अब कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। The TFR fell from 5.7% in 1950s to 2 in 2020। देख लो कितना फर्क है, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, अब 2 हो रहे हैं। 1950 के दौरान में जो TFR था वो 5.7 था और अब है 2, अल्बेट डिफरेंशियली अक्रॉस रीजन्स, लेकिन फिर भी हालांकि ये बहुत डिफरेंट है अलग अलग एरियाज में। The population share of the southern states जो है हमारे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, reduced to 21% in 2011 from 26% in 1951। तो इनका जो हमारी पॉपुलेशन में भागीदारी है वो अब केवल 21% रह गई है 2011 के सेंसस के अनुसार, जो कि 1951 में 26% थी। Largely a consequence of rapid reduction in TFR due to better socio-economic outcomes and education। और ये जाहिर तौर पे किसकी वजह से है? ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है जो बहुत तेजी से कमी आ रही है TFR में। और वो भी किस लिए आ रही है TFR में कमी? क्योंकि बेहतर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, एंड डिस्पाइट हायर माइग्रेशन टू दी स्टेट्स। और हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट होकर भी आ रहे हैं, फिर भी क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स अब चेंज हो गए हैं और लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो उनको पता है कि 5-5, 6-6 बच्चे करके कोई फायदा नहीं है, हम उनका लालन पालन कैसे करेंगे, हम उसको अगर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो। इसलिए अब प्रेफर करते हैं 1 या 2 बच्चे। वाइल द सर्वेज मेंशन्ड आर रोबस्ट एंड नेसेसरी, बोल रहे हैं हालांकि जो सर्वे जिनका नाम लिया गया है वो मजबूत होते हैं, ठीक है, और नेसेसरी जरूरी होते हैं। दे आर नो सब्सिट्यूट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस। लेकिन फिर भी ये जो हमारा 10 साल वाला जो डेसेनियल सेंसस है, व्यापक सेंसस है, उनका सब्सिट्यूट तो नहीं बन सकते। अब कौन से मेंशन किए थे? हमने 2 सर्वेज मेंशन किए थे। एक मेंशन किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये 2 सर्वेज मेंशन किए थे। बोल रहे ये ठीक है, ये अच्छे हैं, रोबस्ट है, मजबूत है और जरूरी भी है। लेकिन ये जो 10 साल बाद होने वाला जो हमारा सेंसस है उसको सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सैंपल बेस जिसमें कोई 5,000 6,000 लोगों का डेटा ले लिया होगा, मान लो 50,000 लोगों का डेटा। हमारी आबादी करोड़ों में है, वो 50,000 लोग जो है वो करोड़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो भी तब जब हिंदुस्तान में हर 1 किलोमीटर के बाद में लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस कंट्री में आप केवल 50,000 60,000 1 लाख लोगों के सैंपल डेटा के बेसिस पे पूरे देश की बात नहीं कह सकते। इसलिए जनरल सेंसस जो है वो जरूरी है। The continued delay in its implementation reflects poorly on the Union Home Ministry that is motivated by other priorities rather than executing a vital program of Indian governance। कि ये जो डिले लगातार बढ़ता जा रहा है ये दर्शाता है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की विफलता कैसी है। और दूसरी चीज ये कि उनके पास दूसरी चीजें हैं करने के लिए, प्रायोरिटीज कुछ किसी और तरफ उनकी प्रायोरिटीज सेट है, बजाय कि ये जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम का, प्रशासन सिस्टम का इतना अहम महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, डेसेनियल सेंसस जो है वो इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसको करने के बजाय वो दूसरी चीजों को ज्यादा महत्वता दे रहे हैं। The demographic shift in India and rising life expectancy have resulted in challenges। अब demographic shift की चेंज आया है। अब हमें पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा demographic dividend है। इसका मतलब यह है कि 18 से 65 साल तक की एज जो एक वर्किंग एज होती है, इसके
जो स्त्री पुरुष पॉपुलेशन जो है इस एज की ज्यादा है, यानी कि ये आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट इनको चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, क्योंकि जब अगर सपोज करो ये 100 लोग हैं इस एज ग्रुप में, तो आने 10 सालों बाद ये 100 में से कितने लोग 65 एज को क्रॉस कर जाएंगे, है ना। वो लोग क्या हो जाएंगे, वो एक बर्डन होंगे, बिकॉज उनको बर्डन ऐसे बोझ नहीं, बर्डन इन द सेंस कि इकोनॉमिक टर्म में, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होंगे, वो अर्न नहीं कर रहे होंगे और वो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, पेंशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, क्योंकि सैलरी चाहिए उनको, पेंशन फैसिलिटीज, उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना जो है वो राजकोष के ऊपर भार होता है। इसीलिए जापान आज की डेट में सफर कर रहा है। जापान में लोग बाहर से बुलाए जा रहे हैं कि जो वहां के लोग हैं इतने बूढ़े हो चुके हैं, सब लोग, पूरी पॉपुलेशन, उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, कि उनको उनकी हेल्थ केयर के लिए, फैसिलिटीज के लिए, केयर करने के लिए भी नर्सेस वगैरह या फिर जो डे केयर लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं इन चीजों में, वो बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं। ताइवान जैसे देशों से, छोटे कंट्रीज से उनको बुलाने पड़ रहे हैं और उनको बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस दिए जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान भी आने वाले, क्योंकि ये हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो इस एज ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा भंडारण है, हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले 15-20 सालों में ये हमारे ऊपर एक भार होंगे और हमारा डेमोग्राफिक शेयर जो है वो ओल्ड हो जाएगा। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है इंडिया में, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लाइफ भी, उम्र भी लोगों की बढ़ रही है, हैव रिजल्टेड इन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। इसने दोनों चीजें बना दी हैं, चैलेंजेस भी बना दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बना दी हैं। अगर लोग, व्यक्ति 45 तक मर जाते तो वर्किंग एज में ही मर जाते, कमाते कमाते मर जाते हैं ना, तो उनका ये जो हम सोच रहे हैं कि यार जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन फैसिलिटीज, ये सब उनको कैसे देंगे, वो हमें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि अब हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो व्यक्ति 45 साल तक काम कर सकता था अब वो 65 साल तक काम कर सकता है। लेकिन 65 साल के बाद भी वो मरेगा थोड़ी, जिएगा ही ना। तो 65 साल के बाद में उस व्यक्ति के लिए फिर वो एक चैलेंज क्या है, उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। द मच टाउटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड, द रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये जो बोल रहे हैं कि ज्यादा प्रचारित किया जाने वाला जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अब आपको पता ही है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की ज्यादा तारीफ हो रही है, तो उससे साथ साथ द रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन, वर्किंग एज पॉपुलेशन की हाई प्रोपोर्शन है डेवलपिंग वर्ल्ड में, इज मीनिंगफुल ओनली इफ देयर आर सफिशिएंट जॉब्स। तो ये तभी कारगर होगा, वही मैंने बताया ना कि 18 से 65 साल की वर्किंग एज है, अगर हम इस एज को भी बना नहीं पाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले 10 से 20 सालों में ये हमारे ऊपर बोझ ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इज मीनिंगफुल ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट जॉब्स, अगर वहां पे काफी जॉब है, पर्याप्त जॉब है, एंड इफ दे एंजॉय सम डिग्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और उनके पास कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी हो, दैट विल हेल्प देम व्हेन द एज। वही चीज पेंशन हो उनके पास में, हमारे देश में तो पेंशन खत्म कर दी गई थी, हाँ अब पीपीएफ वगैरह के जरिए कुछ मिल रहा है, बट बीच में जब आदेश आया था कि नहीं मिलेगी, तब फिर वो लोग क्या करते, बुढ़ापे में सरकारी नौकरी लोग मर मर के इसलिए अप्लाई करते हैं, इतना स्ट्रगल, आप लोग भी कर रहे हैं स्ट्रगल, लेकिन अगर पेंशन नहीं होगी तो फिर क्या फायदा होगा, फिर आप सेविंग कहाँ करोगे, है ना। और बैंक्स में पैसा सुरक्षित नहीं है, वो डूब सकता है, म्यूचुअल फंड्स में डूब सकता है, कहीं शेयर मार्केट में लगाए वो डूब सकता है, घर पे रख नहीं सकते, वो चोर ले जा सकते हैं, तो करें क्या उस पैसे का। विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ नॉन फार्म जॉब्स, अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और नॉन फार्म यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, एंड केटर टू स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रिलेटिवली स्लैक इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इन सब में क्या है, थोड़ा सा सुस्ती आई है पिछले कुछ सालों में। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्री स्क्वांडरिंग दिस डिविडेंड, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस डिविडेंड को, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसको हम गवा दें। हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाएंगे, अगर हम इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भी बात हो रही है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, लेकिन आप लोगों के पास जॉब्स कितनी है,
सीधी सी बात है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, जो कि हमने पिछले आर्टिकल्स में भी पढ़ा है, हमारे इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब ये है कि जब हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ही वर्ल्ड की, हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उनको कुछ ना कुछ तो चीजें चाहिए। उनकी जरूरतें जो पूरी कर रही हैं वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। और इसी डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दैट डजंट मीन कि हम कोई जॉब जनरेट कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमी का सबसे मेजर उद्देश्य होना चाहिए जॉब जनरेशन, और वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और बाकी इनफैक्ट आप देखो कि दुनिया की बाकी जो ये देश है, वहां पे जो बनी हुई कंपनीज हैं, वो इंडिया को देख रही हैं कंजम्पशन के तौर पे, एक कंज्यूमर मार्केट के तौर पे, एक प्रोडक्शन हब के तौर पे नहीं देख रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन हब की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, जॉब जनरेशन होएगा, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होंगे, तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट वो हो नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे हाई चांसेस हैं कि हम ये जो हमारा डिविडेंड इतना अच्छा ग्रो करा है, और जो हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो हम खो देंगे। The high-powered committee will be performing a crucial role if it engages meaningfully. तो ये जो हाई पावर्ड कमेटी है, ये बहुत अहम रोल निभा सकती है, लेकिन तभी निभा सकती है ना जब ये सही तरीके से काम करे, जो इसका पर्पस है काम के लिए, उसी काम को ये करे। इन एड्रेसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू जॉब, मीनिंगफुली तभी होगा जब वो उन क्वेश्चंस को जो जॉब्स के रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड, और जो चैलेंजेस हैं यहाँ की जनता फेस कर रही है, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस को उनको टैकल करे, उनसे निपटे। ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क, इन कारणों की वजह से, अर्बनाइजेशन क्या है, शहरीकरण, मैकेनाइजेशन क्या है, मतलब कि मशीनीकरण जो हो रहा है, तो मशीनीकरण हो रहा है तो मतलब इंसानों की कम जरूरत है। तो इस वजह से जो चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी जनता, इनको अगर हम डील नहीं करेंगे तो इस कमेटी का बनाने का कोई पर्पस नहीं है। फिर तो वही चीज है, कमेटियां तो पहले भी बहुत सारी बनी हुई है, नाम कमेटी 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 बना देते हैं, करना क्या है, उनने एक रिपोर्ट सबमिट कर देनी है, बस हो गया। नहीं, यहाँ पे चाहिए एक्शन। However, if the committee focuses on the ruling Bharatiya Janata Party's pet bogies of looking at population issues through the lens of religion and immigration, लेकिन अगर ये कमेटी जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त जो शासित करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पेट बोगीज मतलब निराधार डर है पॉपुलेशन के प्रति, उनके इश्यूज के वो धर्म और इमिग्रेशन के नजरिए से देखते हैं, उसके चश्मे से देखते हैं, और ये जो निराधार डर है, अगर इसी बेसिस पे वो कमेटी भी काम करेगी, इट विल ओनली डिस्ट्रैक्ट गवर्नेंस। तो ये केवल और केवल जो प्रजातंत्र है, जो प्रशासन है, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ फास्ट इरोडिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द कंट्री। और किस तरीके से भ्रमित करेगी, किस तरफ से डाइवर्ट करेगी, वो डाइवर्ट करेगी कि हम ये जो हमारे पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका इस्तेमाल कर पाए सही तरीके से। इससे केवल ये डिस्ट्रैक्शन कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। और हमें इस वक्त ऐसी चीज चाहिए, कोई भी ऐसी कमेटी हो, चाहे कोई भी ऐसा सोल्यूशन हमें चाहिए जो कि इस इतने बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कर सके, वर्किंग पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर सके, और हमारी इकोनॉमी को डेवलपिंग से, करंटली हम हैं डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ लेके जा सके। देखो, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ का डिस्टेंस जो है ना, वो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड कम करेगा। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं ना, और वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यही है जो इस सब फासले को कम कर पाएगा। लेकिन अगर इनके पास जॉब्स नहीं होंगी तो ये कुछ नहीं हो कर पाएंगे। हम ये फासला कम करने में हमें सदियां लग जाएंगी, और ठीक है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग पैसेज था, और ये हकीकत भी इस वक्त की बताता है, हमारी आपकी हम सब की हकीकत बताता है, अपॉर्चुनिटीज बताता है कि है नहीं है, कैसे उनको सरकार को टैकल करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What does the passage imply about the relationship between the total fertility rate and socio-economic outcomes based on the example of southern states? की southern states के example के basis पर दोनों के बीच में total fertility rate और socio-economic outcomes के बीच में किस तरीके का रिश्ता बताया जा रहा है।
तो आपको अगर याद होगा पैसेज में हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्योंकि हमारा सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं, एजुकेटेड है लोग, अब एजुकेशन इम्प्रूव हुआ है, तो उस वजह से जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रैपिडली डिक्रीज हुआ है। अगर हम 80s के दशक की बात करें तो 80s में 90s के दशक में 5.7% था और अब कितना रह गया 2%। मेजॉरिटी जो एवरेज निकल रहा है वो 2 से भी कम निकल रहा है, ठीक है, तो ये एवरेज रह गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं। द सदर्न स्टेट्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो है ही नहीं, डिक्रीज है। द रिडक्शन इन TFR in the southern states is largely attributed to poor social economic outcomes and lower education levels. Incorrect है। The southern states have maintained a constant TFR, तो constant तो है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कम हुआ है, so incorrect है। The southern states have experienced a rapid reduction in TFR due to better socio-economic outcomes and education. Option D is correct. Based on the passage, what can be inferred about the union government's stance on conducting census? कि हिंदुस्तान सरकार का, केंद्र सरकार का क्या स्टांस है, क्या ओपिनियन है इस सेंसस को कंडक्ट करवाने में पैसेज के अनुसार। The union government has actively conducted the decennial हुआ ही नहीं है, 10 सालों में हुआ ही नहीं, और ये वाली सरकार 10 सालों का ही इनका शासनकाल है, तो इनकरेक्ट हो गया। Despite the importance of census, the union government has repeatedly postponed it, reflecting a lack of prioritization. Option B is correct कि हालांकि ये सेंसस बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी केंद्र सरकार जो है इसको बार बार पोस्टपोन कर रही है, जो कि सीधे तौर पे दर्शाता है कि उनकी प्रायोरिटीज कहीं और सेट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the line? The high-powered committee will be performing a crucial role if it engages meaningfully in addressing questions related to job and social security and the challenges citizens face due to rapid urbanization and mechanization of work. अब इसमें क्या है टोन ऑफ पैसेज? देखो टोन क्या है इन लाइन्स की, इसमें सीधे तौर पर बोल रहा है कि कमेटी तभी महत्वपूर्ण होगी अगर वो इन चैलेंजेस को जूझती है। तो न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है ना कि वो अगर ये चैलेंजेस को जूझ पाए, डील कर पाए, तो फिर वो बेहतरीन कमेटी है, वो बहुत अहम रोल प्ले करेगी। तो क्या है, उससे एक उम्मीद जताई जा रही है। सो ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज की? द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया, ये तो मेन थीम नहीं है। द चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही हमारा मेन थीम है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है, उसके लिए क्या क्या, उसकी वजह से वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, किस तरीके से सरकार इसको भुना सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, what is primary importance of conducting the census in India? कि पैसेज के अनुसार क्या जरूरत है हमें हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करवाने की? देखो भाई, पहली सबसे बड़ी चीज ये है सेंसस कंडक्ट करवाने की, हमें हमारी पॉपुलेशन में किस चीज में, जैसे कि महिलाओं की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो हमें पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर पुरुषों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। और केवल इसमें पॉपुलेशन नहीं काउंट होती, हमारा जो 10 साल के बाद होने वाला सेंसस है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं कि कौन ओबीसी से आता है, एससी से आता है, एसटी से आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अभी तक हमने पॉलिसीज बनाई हैं क्या वो इफेक्टिव रही, क्या उनका प्रभाव पड़ा, ये भी पता चलता है। उसके अलावा उनकी लिविंग कंडीशंस पता चलती हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो हमें जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज इस पॉपुलेशन की वजह से हमें मिल सकती हैं उनके बारे में क्लियर कट आइडिया लगता है। टू ट्रैक डेमोग्राफिक शिफ्ट and assess the challenges and opportunities arising from rising life expectancy. ये बिल्कुल करेक्ट है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट किस तरह का हो रहा है, किस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, किस तरीके के लोग, अब जैसे कि ज्यादा बूढ़े लोग हमारे पास हो गए हैं या हमारे पास ज्यादा युवा हैं, नौजवान हैं, या फिर हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं, कि वो पता चलता है कितने ज्यादा हमारे पास बच्चों की पॉपुलेशन है, महिलाओं की है, पुरुषों की है, बूढ़ों की कितनी है, उस अकॉर्डिंग फिर पॉलिसीज बनाई जाएंगी ना। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
What potential risk does the passage highlight if high-powered committee does not address employment and social security issues effectively? तो उन्होंने बोला था कि अगर ये इस मुद्दे के ऊपर काम नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पे बात ये हो जाएगी कि वो भी जैसे इस वक्त की जो करंट रजिम है उनका जो ओपिनियन है वो उसी तर्ज पे चलेंगे और वो क्या करेंगे, जो हमारा ये इतना बढ़ता हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, शेयर है, इससे हमें इसे फुल्ली यूटिलाइज करने से हमें डाइवर्ट कर देंगे. द डेमोग्राफिक डिविडेंड कुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड इंश्योरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स. तो अगर ये नहीं करते तो नहीं यूटिलाइज होगा ना, तो ये इनकरेक्ट है. द फोकस ऑन रिलीजन माइग्रेशन बाय कमिटी कुड एनहांस नेशनल सिक्योरिटी. इनकरेक्ट है. द कंट्री could squander demographic dividend due to high unemployment and insufficient creation of skilled jobs. Option C is correct. कि वो खत्म कर सकती है, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को लूज कर सकती है अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती या फिर स्किल्ड जॉब नहीं जनरेट होती. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the synonym for arrested? Arrested का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को रोक देना, खत्म कर देना, कम कर देना. ठीक है. Accelerated मतलब बढ़ाना, स्पीड अप करना. Halted मतलब रोक देना, कम कर देना. Continued मतलब लगातार बना हुआ. और begun मतलब शुरुआत करना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी halted is correct. रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. तो रोबस्ट का सिनोनिम है फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक. रिलायबल भरोसेमंद. स्टर्डी मजबूत. तो ऑप्शन बी फ्रेजाइल इज करेक्ट. इसका मतलब होता है नाजुक, जो टूट सकता है. अब पैरा जंबल का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट दिया है 4 पार्ट्स में, जंबल्ड फॉर्म में. हमें इसको रीअरेंज करना है. An atmosphere of distrust that Pakistan has earned. बोल रहे हैं कि एक गैर भरोसे का यानी कि अविश्वास का जो एक माहौल, वातावरण तैयार हो गया है पाकिस्तान के प्रति, वो उसने कमाया है. उसको ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे कान भरे और मैं फिर पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास जता रहा हूं. ऐसा नहीं है. हमने सब कुछ करके देखा, दुनिया ने देखा अपनी आंखों से, तब जाके उनको ये अविश्वास पैदा हुआ पाकिस्तान के प्रति. द लंडन बेस्ड एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स असेसमेंट इंडिकेट्स. एक लंदन बेस्ड कंपनी है, एडवाइजरी फर्म है, हेनली एंड पार्टनर्स. उनका असेसमेंट क्या होता है, किसी चीज का एनालिसिस करना, आंकलन करना. तो उनका आंकलन ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है देखते हैं. ओइंग टू इट्स एक्ट ऑफ सपोर्टिंग टेररिस्ट एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स. तो ये तो पता चल गया कि ओइंग टू यानी कि किसकी वजह से, सपोर्टिंग जो वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है उसकी वजह से, और जो पब्लिक अफेयर्स को वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है इसकी वजह से. तो ये तो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है. पहले आएगा ओइंग टू इट्स एक्ट ऑफ सपोर्टिंग टेररिस्ट एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स. ये साथ में आ गया an atmosphere of distrust that Pakistan has earned. तो indicates an atmosphere of distrust, वो दर्शाता है एक atmosphere of mistrust जो पाकिस्तान ने कमाया है अपने टेररिज्म को सपोर्ट करने की एक्टिविटीज की वजह से और पब्लिक अफेयर्स को ना मैनेज कर पाने की एक्टिविटीज की वजह से. तो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा द लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म. यहाँ पे एन एटमोस्फेयर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे द लंदन बेस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ओइंग टू से स्टार्ट हो रहा है. ए और सी एलिमिनेट हो जाते हैं. बी और डी में भी द लंदन बेस से हो रहा है, तो ये दोनों बने रहते हैं. असेसमेंट इंडिकेट्स की वजह से, वो दर्शाता है इसकी वजह से. किसकी वजह से, ये इनकरेक्ट हो गया. दर्शाता है इसकी वजह से, क्या इनकरेक्ट है. तो बच गया ऑप्शन डी. द लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स असेसमेंट इंडिकेट्स एन atmosphere of distrust that Pakistan has earned owing to its act of supporting terrorists and mismanagement of public affairs. Option D is correct. अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडियम जो दिया है उसका. मार्क कंप्लेन्स अबाउट हिज टीचिंग जॉब अलॉट. मार्क अपनी टीचिंग जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा शिकायतें करता है, उसको पसंद नहीं है. बट आई न्यू इफ ही वर ऑफर्ड अ टेन्योर्ड पोजिशन इन द स्कूल. लेकिन अगर हम उसको परमानेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं स्कूल में तो ही वुड जंप एट द चांस. तो वो एकदम से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेगा. ठीक है, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको एकदम से पकड़ लेगा, उसको भुनाने की कोशिश करेगा. टू बी लेस दैन द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज नीडेड और दैट यू वांट, इनकरेक्ट है.
टू प्लेस और रेस्ट समथिंग अबव और ऑन टॉप ऑफ समथिंग एल्स, इनकरेक्ट है. टू एक्सेप्ट और सीज विद alacrity एंड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, बहुत एक्साइटमेंट के साथ में किसी अपॉर्चुनिटी को एकदम एक्सेप्ट कर लेना. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. पैराजंबल का क्वेश्चन है अगेन. 1 और 2 स्टेटमेंट जो है ये गिवन है आपको, यानी कि 1 और 2 के बीच में आपको ABCD को आपको फिट करना है करेक्ट फॉर्म में. ठीक है, चलिए देखते हैं. Having learned a lesson from the earlier UN Climate Summit COP conferences, कि जो इससे पहले UN Climate Summit हुए, COP conferences हुई, उनसे सबक लेते हुए where the West tended to be more assertive, तो बोल रहे हैं कि अपने पुराने जो यूएन क्लाइमेट समिट हुए थे, सीओपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनसे सबक लेते हुए जहाँ पे वेस्ट जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा असर्टिव यानी कि ज़्यादा प्रभावशाली रही, ज़्यादा जोर देती रही, किसके कंपेयर में, डेवलपिंग वर्ल्ड के कंपैरिजन में. इंडिया हैज़ द ऑन गोइंग COP 27 इन शर्म अल शेख. तो इस बार इंडिया का दबदबा बना रहा. COP 27 जो हुई शर्म अल शेख इजिप्ट में, वहां पे इंडिया का दबदबा था. बीन एंड राइटली सो वोकल अबाउट द मेजर्स, तो ये क्या रहे, बहुत सही तरीके से इन्हें किसके प्रति बोला, जो भी क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए मेजर्स लिए जाने हैं उनके प्रति हमने बात करी, जो कि बहुत सही रही. Feeling the heat of the agreement signed at the last year's Glasgow COP, तो जो अग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे पिछले साल ग्लासगो के COP में जो अग्रीमेंट साइन किए गए, उनकी गर्माहट लेते हुए यानी कि उनको आगे फॉरवर्ड चलते हुए इंडिया दो कमिटेड टू द पैक्ट एज इट एनहांसेस इट्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. हिंदुस्तान हालांकि वो कमिटेड है उस पैक्ट से, जो अग्रीमेंट साइन किया गया था ग्लासगो में, उससे वो कमिटेड है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. हैज रियलाइज्ड दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव डक्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर भी ये चीज समझते हुए भी हिंदुस्तान को एक और चीज का एहसास हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से डक्ड मतलब कि पल्ला झाड़ लिया है. उनकी जो जिम्मेदारी थी डेवलप्ड कंट्रीज की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है. He laid emphasis on phasing down. उन्होंने क्या किया, जोर दिया. किसने, अब ही मतलब कोई प्रोनाउन आ रहा है तो कोई नाउन पहले आएगा. ठीक है, अभी तक हमें किसी का नाम नहीं पता चला यहाँ पे, तो अभी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता. तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि फेज डाउन करना है, यानी कि धीरे धीरे कम करना है, रादर देन फेजिंग आउट. बजाय कि एकदम से आप बंद कर दें सभी फॉसिल फ्यूल्स को, उसकी बजाय ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप धीरे धीरे कम करें. ठीक है. एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वॉज कैटेगोरिकल दैट नो फ्यूल बी सिंगल्ड आउट इन दी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है वो ये ही हैं जो बी में मेंशन किए गए थे, यानी कि सी स्टेटमेंट के बाद में ही बी स्टेटमेंट आएगा, सी से पहले बी नहीं आएगा. इसमें देखो बी जो है सी से पहले आ रहा है, ये इनकरेक्ट हो गया. इसमें सी बी के बाद में पहले आ रहा है, यहाँ पे भी सी बी के पहले आ रहा है, यहाँ पे भी, तो ये तीनों वैलिड है. ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया. तो वो बोल रहे हैं कि इन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने जोर देकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, कोई फ्यूल को आप छोड़ो मत. ठीक है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो आप किसी भी एक फ्यूल को, ऐसा नहीं कि यही दोषी है, आप इसी के ऊपर सारे फ्यूल्स कल्प्रिट हैं, सारे फ्यूल्स दोषी हैं, तो आप एक को सिंगल आउट करके नहीं आप क्लाइमेट के अगेंस्ट में, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जंग है वो जीत सकते हो. This is evident from the baseless singling out of coal from among the fossil fuels as the villain of the peace in Glasgow. तो ये कैसे इसको कैसे विदित हुआ, ये विदित हुआ क्योंकि हमने ग्लासगो में जब वहां पे साइन करा था अग्रीमेंट, तो उस साइन अग्रीमेंट में जो मुख्य कल्प्रिट है, मुख्य विलन है, वो केवल कोल को बता दिया गया था, उसको विलन बना दिया गया था और उसको सिंगल आउट कर दिया, उसको अलग थलग रख दिया कि भाई हमने कोल नहीं इस्तेमाल करना. तो डीजल चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, बाकी फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स चल रहे हैं, तो क्या उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा, उनसे क्या हमारे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, उनसे भी हो रहा है ना.
तो केवल कोल को आपने दोषी बना दिया, वो सही नहीं है। वो भी डेवलप्ड कंट्रीज में तब जब उनका खुद का जो ज्यादातर प्रोडक्शन है वो कोल से नहीं होता। तो किया उनने, अगर यही चीज करनी थी तो उस दौर में करनी थी जब आप कोल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपने डेवलपमेंट कर ली, आपके पास कोल के बेस्ड प्लांट्स ज्यादा है नहीं, तो आपने कोल के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। बाकी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके पास तो कोल बेस्ड प्लांट्स है ना। India was particularly projected in a bad light for its continued dependence on coal in around 50% of its power generation. ये हिंदुस्तान को खास तौर पे बुरी लाइमलाइट में, बैड लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा था, उनको दोषी पाया जा रहा था कि भाई हिंदुस्तान देखो ऐसे तो बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज की, ये लोग का तो 50% पावर जनरेशन कोल से होता है। ऐसे गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा था बैड लाइट में, क्योंकि हमारा अभी भी 50% पावर जनरेशन जो है वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए तो जहां पे हिंदुस्तान के फर्स्ट स्टेटमेंट में हिंदुस्तान के वोकल होने की बात कही गई, वोकल कैसे हुआ हिंदुस्तान, जब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कैटेगोरिकली वहां पे ये कहा कि भाई आप किसी भी फ्यूल को सिंगल आउट नहीं कर सकते अगर आपको क्लाइमेट चेंज के प्रति लड़ना है, उसके अगेंस्ट में लड़ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा। हमें पता है सी के बाद में बी आएगा कि उन्होंने जोर दिया कि फेजिंग डाउन की हमें जरूरत है बजाय कि फेजिंग आउट की, ठीक है, सभी फॉसिल फ्यूल्स को। और फिर बात आती है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पिछले साल एग्रीमेंट साइन किया गया था ग्लासगो में, हिंदुस्तान भी जिसका पार्ट था, उसका हकीकत समझी। उस टाइम पे तो हमने कर दिया साइन, लेकिन फिर बाद में उसको हमें एहसास हुआ कि भाई ये लोग तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इन्होंने तो ग्लासगो में ये कह दिया कि कोल है, जबकि इनको पता है इनके वहां कोल इतना यूज नहीं किया जाता, पर अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे कोल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कोल के ऊपर सारा दोष मर देंगे, फिर मतलब कि हमें तो कोल से दूसरे फ्यूल्स पे शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, तो हम क्या डेवलपमेंट नहीं करेंगे उस दौरान में। तो इनको तब एहसास हुआ। तो ये हो गया थर्ड, ए स्टेटमेंट थर्ड हो गया। और फाइनल स्टेटमेंट आता है कि ये विदित है उन बेसलेस सिंगलिंग आउट कोल की जब फॉसिल फ्यूल इसको विलन बता के ग्लासगो में बहिष्कार कर दिया गया। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, CBAD, option B is correct. The Reserve Bank of India has come out with a stimulus package कि RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने एक स्टिमुलस पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। दैट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज, जो कि एक सीरीज का पार्ट है, टू काउंटर द इल इफेक्ट्स ऑफ कंट्री वाइड लॉकडाउन। और किसके लिए बनाई जा रही है पूरी सीरीज, श्रृंखला बनाई जाएगी, यानी कि इसके बाद और स्टेप्स भी आएंगे और कुछ पॉलिसीज आएंगी और कुछ स्टेप्स आएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो देश भर का व्यापक लॉकडाउन लगा था उसके दुष्परिणामों को दूर किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है और जो स्टिमुलस पैकेज है उसके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। आगे बढ़ के देखते हैं कि हम सही है या नहीं। द सेकेंड कॉम्पोनेंट, अब सेकेंड कॉम्पोनेंट का जिक्र किया गया, यानी कि इससे पहले कोई फर्स्ट कॉम्पोनेंट भी होगा तो क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो, ये हो रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। इट हैज टू कॉम्पोनेंट्स, इसके दो कॉम्पोनेंट्स है। इट क्या है, इट स्टिमुलस पैकेज, तो आर भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, आर यहाँ पे है भी नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट। Having slipped up in raising the first tranche of rupees 75,000 crore in March when it did not specify any conditions, the RBI is now making, अब यहाँ पे RBI शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा आपको बताया गया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले आप माय नेम इज प्रियंका ठाकुर, यू कैन कॉल मी पंकु, तो फिर उसके बाद में आप बताओगे ना कि पंकु, हर नेम इज प्रियंका ठाकुर बट वी कॉल हर पंकु, और फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड को बताओगे भाई पंकु डिड दिस, पंकु डिड दैट, तो वो बाद में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो एस भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बच गया क्या, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज तो ये हो गया, रिजर्व बैंक ने स्टिमुलस पैकेज डाला, उसके बाद में इट हैज टू कंपोनेंट्स, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ओके। क्या क्या है, जिसमें कि 50,000 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड को दिए जाएंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी को दिए जाएंगे,
और NHB को दिए जाएंगे फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ताकि वो आगे जिनको जरूरत हो उनको, इनके अंदर में भी बैंक्स होते हैं, नाबार्ड के अंदर में भी कुछ रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होंगे, सिडबी के अंदर कुछ बैंक्स होंगे, इनको दिए जाएंगे जरूरत के अकॉर्डिंग, और टू द वंस हु एक्चुअली नीड सक्कर, उन बैंक्स को जिनको मदद की जरूरत होगी, स्मॉल मीडियम एंड टाइनी अर्बन एंड रूरल यूनिट्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, इनमें से जिसको भी जरूरत होगी उनको दिए जाएंगे। P फर्स्ट स्टेटमेंट, R सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये तो पहला कंपोनेंट बता दिया। अब फिर दूसरा कंपोनेंट बताया जाएगा। द सेकेंड कंपोनेंट इज रेजिंग 50,000 करोड़ फॉर बैंक्स विच इन टर्न सब्सक्राइब टू बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फाइनल पॉइंट हो गया कि भाई जहां पे वो स्लिप कर गए कि वो पहले तिमाही में पहले जो हिस्सा है उसमें वो 75,000 करोड़ उनको जनरेट करना था मार्च तक, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो PRQS ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट गिवन द पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो यानी कि पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए की बात करें, यानी P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। इंडिया नीड्स टू माउंट प्रेशर स्पेशली ऑन US, P फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है कहीं पे भी कि इंडिया को US के ऊपर खास तौर पे प्रेशर बनाने की जरूरत है। द UK एंड कनाडा, इन तीनों देशों के ऊपर प्रेशर बनाने की जरूरत है टू कर्ब खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, ताकि इनके देशों में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के अगेंस्ट, उसको कर्ब किया जा सके, रोका जा सके। The Western powers dominating the world scene had protected Pakistan for long, despite evidence of it aiding Khalistani terrorism in Indian state of Punjab। बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि दुनिया भर को डोमिनेट करती हैं, चाहे किसी भी देश का कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको डोमिनेट करती हैं, इन्होंने क्या किया है, अब तक पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करा है इतने लंबे समय तक। हालांकि बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं और दिए जा चुके हैं जो कि ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के पंजाब स्टेट में होने वाले खालिस्तानी टेररिज्म को और ज्यादा मजबूती दे रहा है। बट ये एविडेंस होने के बाद भी बाकी जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करती रही हैं, बचाती रही हैं। India is rightly exercising utmost seriousness in calling out the neglect of the Western world towards the Khalistani extremist sentiments against India being fomented from their land। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत ही सही तरीके से अपना जो, और बहुत ही सीरियसनेस के साथ में अपनी पावर का इस्तेमाल किया है जब उन्होंने कॉल आउट किया है। कॉल आउट करना मतलब दोषी बताना। किसको दोषी बताया है? नेग्लेक्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जो नजरअंदाज किया है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को, जो कि उन्हीं के देश में हिंदुस्तान के अगेंस्ट में पनप रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके लिए हिंदुस्तान ने उनकी निंदा करी है। India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has summoned the Canadian envoy to India and issued a démarche। और बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या किया, कैनेडियन एनवॉय क्या होता है, वहाँ के जो कुछ यहाँ पे डिप्लोमैट्स होंगे ना हिंदुस्तान में, उनको समन करा और उनको डिमार्श दिया। डिमार्श क्या होता है? एक तरीके का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट होगा आर, जहां पे ये बताया गया कि हिंदुस्तान ने वेस्टर्न कंट्रीज को कॉल आउट करा है उनकी देश में हिंदुस्तान के अगेंस्ट में होने वाले खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के प्रति। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? जहां पे बताया कि कैसे कॉल आउट करा, कि हिंदुस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कैनेडियन एनवॉय को एक डिमार्च इशू करा है, समन करके डिमार्च इशू करा है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है पी, जहां पे बोला लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए इंडिया को और ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत है इन सभी देशों के ऊपर। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ज्यादातर अभी तक पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता आया है, और हालांकि हमने सारे सबूत भी दिए हैं कि भाई ये लोग देखो किस तरीके से खालिस्तान टेररिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बट स्टिल वो उसको प्रोटेक्ट करता आया है। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? RSPQ। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Data released by National Statistical Office on Wednesday showed the retail inflation edged up to 4.8% in June. अब ये क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा एक नया डेटा रिलीज किया गया है बुधवार के दिन पे. जब कोई नई रिपोर्ट आती है, नया कोई डेटा आता है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आती है और पर्टिकुलरली किसी दिन के साथ में, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. तो पी क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. ठीक है. क्यू ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है, बी और डी 50-50 बच गए हमारे. हमने लाइफलाइन यूज कर ली, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया, हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. बोल रहे हैं बुधवार को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा रिलीज हुआ, जिसमें कि बताया गया जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अब 4.8% जून में इससे ऊपर पहुंच गई है, आफ्टर फॉलिंग टू अ 20-month लो ऑफ 4.3% इन मई, जो कि पिछले बार 20 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मई महीने में 4.3% गिरावट देखी गई थी. 4.3% पर गिर के पहुंची थी, लेकिन अब फिर से उसमें उछाल हुआ है और 4.8% पे पहुंच गई है. ओवर द कोर्स ऑफ एंटायर फर्स्ट क्वार्टर, पूरे फर्स्ट क्वार्टर के बीच में अप्रैल से जून तक इन्फ्लेशन हैज एवरेज 4.6%. इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% की एवरेज से बनी रही. इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फॉरकास्ट इन द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जो कि जैसा कि इंडियन रिजर्व बैंक ने जो है प्रिडिक्ट करा था कि भाई इतनी रहने वाली है, उतनी ही रही. ठीक है. While this would suggest that the macroeconomic environment is keeping a fine balance, तो इससे ये पता चलता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें बहुत अच्छा सा बारीक सा बैलेंस बना हुआ है. There are risks of it turning unfavorable in the months ahead on account of rains. लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले महीनों में बरसातें होंगी और उस वजह से ये जो है थोड़ा हमारे विपरीत दिशा में चला जाए, हमारे ऑपोजिट आ जाए. ठीक है, अनफेवरेबल हो जाए. Alongside, data also shows that industrial production maintained its momentum. इसके साथ साथ डेटा में ये भी दर्शाया गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है उसने भी गति पकड़ी है. The index of industrial production rose by 5.2% in May, up from 4.5% in the month before. तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है वो 5.2% तक बढ़ गया था मई में, जो कि उससे पिछले महीने में केवल 4.5% था. तो ये जो पैसेज है पूरा सीक्वेंस में ही चला हुआ है. PQRS यही सीक्वेंस रहेगा. PQRS ऑप्शन डी इज करेक्ट. The southwest monsoon had recorded 52.6% rainfall deficiency during the first 2 weeks. जो southwest monsoon है उसमें 52.6% की गिरावट देखी गई, रेनफॉल की गिरावट देखी गई पहले 2 हफ्तों में. फॉर द सीजन, इस सीजन के दौरान, दैट रन्स फ्रॉम जून टू सितंबर, ये सीजन जो जून से सितंबर तक चलेगा उसके दौरान. ओनली ईस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र एंड द साउथ बारिंग तमिलनाडु, बोल रहे केवल ईस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र और साउथ, उसमें भी साउथ में भी तमिलनाडु को छोड़ के रिमेन्ड इन रेड जोन, ये सब रेड जोन में बने रहे. Although the past 1 week and more have seen even many of these areas receive good showers, लेकिन पिछले 1 हफ्ते और उससे भी ज्यादा में इनमें से ज्यादातर इलाकों में बहुत भारी बारिश या अच्छी बारिश देखने मिली. but also turning the cumulative deficiency into 2.3% surplus as on July 10. लेकिन साथ ही क्या करता है ये क्यूमुलेटिव, यानी कि एक साथ जो हुई कमी है, पूरी व्यापक जो कमी है उसको 2.5% की बढ़ोतरी के साथ में दर्शाता है. जुलाई 10 के दिन के अगर डेटा देखें उसके अनुसार इट हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस सिंस, इसने तब से अब तक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस बनाई है. नॉट ओनली कवरिंग द एंटायर कंट्री बाय जुलाई 2, जिसने ना केवल पूरे देश को 2 जुलाई तक कवर कर लिया था 6 days बिफोर शेड्यूल, बट ऑल्सो टर्निंग द क्यूमुलेटिव डेफिशिएंसी इनटू 2.3%. समझ में आ गया. एस के बाद में आर आएगा, ठीक है, एस के बाद में आर आएगा. पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एस के बाद में आर आ रहा है. पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एस के बाद में आ रहा है क्यू, और ये वाला क्यू एलिमिनेट हो जाएगा. अब देखना है कि क्या पी एस आर क्यू बन रहा है या पी क्यू एस आर बन रहा है.
अब देखो पी स्टेटमेंट में साउथ वेस्ट मानसून की बात की गई है, उसी का आगे यहाँ पे जिक्र किया गया कि इट क्या, साउथ वेस्ट मानसून, कि साउथ वेस्ट मानसून ने बहुत तरक्की करी है, बहुत प्रोग्रेस करी है और उसने पूरा देश ही नहीं कवर करा जुलाई 6 तक, जो कि 6 दिन पहले है, बल्कि साथ ही साथ जो पूरी कमी थी 2.3% की, उसको भी बढ़ोतरी में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में केवल ईस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र और साउथ जो है वो रेड जोन में रहे, बाकी सब जगह, बल्कि यहाँ पे भी कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो गई। तो ये फाइनल हमारा फोर्थ स्टेटमेंट होगा, पी फर्स्ट, एस सेकंड, आर थर्ड और क्यू फोर्थ। पी एस आर क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The BSE Mid Cap Index is up by around 26% over the past year। बोल रहे हैं जो BSE Mid Cap है वो उछाल पकड़ चुका है 26% का पिछले एक साल के अंदर। While the small cap index has also seen similar gains। वहीं small cap जो है BSE Mid Cap, BSE Small Cap, तो जो small cap है उसमें भी इसी तरीके के उछाल देखने मिले हैं। डे टू डे फ्लक्चुएशंस नॉटविथस्टैंडिंग, अगर डे टू डे फ्लक्चुएशंस को, हालांकि जो डे टू डे फ्लक्चुएशंस है, द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज हैड अ हेल्दी रन ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि इसके बावजूद भी, डे टू डे में फ्लक्चुएशंस होने के बाद भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सही हेल्दी पोजीशन पे चल रहा है पिछले एक साल से। इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट पीई, प्राइस टू अर्निंग्स, ये इस वक्त पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है ऑफ अराउंड 24 की ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ब्रॉडली इन लाइन विद इट्स 10-year एवरेज, जो कि उसके 10 सालों का जो एवरेज रहा है उसी के अनुरूप है। द एक्सुबरेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लार्जर कंपनीज, और ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एनर्जी है, ये केवल लार्ज कंपनीज के लिए ही नहीं है। द सेंसेक्स हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 65,000 मार्क एंड इज अप 20% ओवर द पास्ट ईयर्स। तो अब आपको अगर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा सेंसेक्स में जो बड़ी शार्क्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं वो होती हैं, और बीएससी में जो छोटी कंपनियां होती हैं वो होती हैं टारगेटेड लिस्टेड। ठीक है, तो जहां पे बोला कि इसने एवरेज बड़ी कंपनियों की बात नहीं है, तो मतलब एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एस में जिक्र करा गया, इंट्रोडक्शन किया गया कि बीएस जो सेंसेक्स है उसने क्रॉस करा है 65,000 का मार्क और 20% ऊपर उछाल आया है पिछले साल के मुकाबले में। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा क्यू, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन किया गया कि पिछले एक साल के अंतर्गत ये स्टॉक मार्केट काफी हेल्दी रहा। हालांकि जो डेली ट्रेडिंग होती है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस देखे गए, बट फिर भी ठीक रहा, हेल्दी रहा। फर्स्ट, अब शेयर मार्केट के दो हिस्से हैं, बीएससी और सेंसेक्स, उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया। पहले इंट्रोडक्शन दिया गया सेंसेक्स का कि सेंसेक्स जो है वो 65,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है, और इसी के आगे बताया गया कि ये करंटली जो है पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 24 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फाइनल आता है बीएससी के बारे में बात करी कि केवल बड़ी कंपनियों में फायदा नहीं उठाया, छोटी कंपनियों को भी अच्छा इससे मौका मिला। छोटी कंपनियां कौन सी हैं? बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? QSRP, QSPR, QSRP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कैबिनेट कमिटी on Economic Affairs has approved a package of schemes for farmers with a total dash of rupees 3.7 लाख करोड़। बोल रहे हैं कैबिनेट की एक कमेटी है, किसके ऊपर? इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर। उसने एक पैकेज अप्रूव करा है, मंजूरी दी है। किसके लिए? स्कीम्स का ये पैकेज है किसानों के लिए, जिसमें कि टोटल 3.7 लाख करोड़ का आउटले होगा, व्यय होगा, खर्च होगा। According to the union government, केंद्र सरकार के अनुसार the scheme are aimed at boosting farmers income। ये जो स्कीम्स लागू की जा रही हैं इनका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, strengthening natural organic farming, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मजबूती देना, restoring soil health and ensuring food security, सॉइल की हेल्थ को रिस्टोर करना, बनाए रखना और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सुनिश्चित करना। द फोकस इज ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर द ओवरऑल वेलबींग एंड इकोनॉमिक डैश ऑफ फार्मर्स। जो मुख्य केंद्र था, फोकस था, वो इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने पे था, जिससे कि ओवरऑल वेलबींग और इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स की वो सही हो सके।
द पीएम प्रणाम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन मतलब वापस किस चीज को लेकर आना, वापस उसको यथास्थिति बनाना। अवेयरनेस, अवेयरनेस जनरेशन मतलब लोगों में जानकारी प्रदान करना। नरिशमेंट मतलब पोषण, और एम्लियोरेशन यानी कि रिस्टोर, वापस से करना किसी चीज को, ऑफ मदर अर्थ, मदर अर्थ यानी कि हमारी धरती माता का। डैश इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, तो ये क्या करता है, ये सब सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करता है, इंसेंटिवाइज करता है ताकि वो प्रमोट कर सके ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स के ऑल्टरनेट उनको प्रमोट कर सके। एंड अ बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और लोगों को इस बात की जानकारी दें कि भाई आप बैलेंस्ड यूज इस्तेमाल करो फर्टिलाइजर्स का। द बल्क ऑफ द पैकेज, जो बल्क है इस पैकेज का, द बल्क ऑफ द पैकेज हैज बीन डैश फॉर यूरिया सब्सिडी फॉर 3 years 2022, 23, 2024, 25। तो बोल रहे हैं इस पैकेज का जो ज्यादा हिस्सा है वो किसके लिए है, यूरिया सब्सिडी के लिए 3 साल के लिए, 2022 से 23 और 24 से 25 तक के लिए। 23 से 24, 24 से 25, 3 साल हो गए। तो सबसे पहला है कि कैबिनेट कमेटी ने क्या किया है, इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड अ पैकेज ऑफ स्कीम्स फॉर फार्मर्स विद अ टोटल वोटरी, वोटरी क्या होता है, सपोर्ट दिखाना, तो सपोर्टर तो नहीं है, आउटले, आउटले मतलब जो धनराशि है उसकी लागत जो है। एफिकेसी, एफिकेसी मतलब होता है प्रभावशीलता, और लीवे, लीवे मतलब छूट, तो यहाँ पे आउटले की बात हो रही है, धनराशि के व्यय की बात हो रही है। The focus is on promoting sustainable agriculture for the overall well-being and economic dash of farmers. Economic क्या होना चाहिए, betterment होना चाहिए। Dissent, dissent का मतलब होता है किसी चीज को आप डिसएग्री कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है। बेटरमेंट मतलब अच्छाई, बेहतरी। असेसमेंट यानी कि आंकलन, इवैल्यूएशन, और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चेंज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बेटरमेंट इज करेक्ट। The PM Pranam program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth dash incentivize, तो क्या करता है, will incentivize, फ्यूचर की बात है ना, आर पास्ट की घटना नहीं, अभी नहीं हो रहा है, वॉज पास्ट की घटना नहीं है, वर नहीं है, क्या है, विल प्रायोरिटाइज, incentivize states to promote alternative fertilizers. The bulk of the package has been, अब हैज बीन ओवरलुक्ड, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। मार्क्ड, मार्क्ड मतलब चिन्हित किया गया। एयर मार्क्ड, एयर मार्क्ड मतलब कि एलोकेट किया गया, तो 3 सालों के लिए एलोकेट किया गया है ना, सो ऑप्शन सी एलोकेटेड इज करेक्ट। शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, वो सारे कामों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कर लेती है। अब पैसिव वॉइस में क्या करना है, तो क्या आएगा, ऑल टास्क आर हैंडल्ड, आर बीइंग हैंडल्ड, हैव हैंडल्ड, वर हैंडल्ड, तो क्या हो गया, ऑल टास्क आर हैंडल्ड बाय हर, हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर, तो ऑल टास्क आर बीइंग हैंडल्ड कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, ऑल टास्क वर हैंडल्ड पास्ट नहीं है, हैव बीन पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम, अगेन एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो ऑल वेपन्स बाय देम, तो दे आ जाएगा पहले, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, दे हैव सरेंडर्ड, दे सरेंडर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक, तो दे विल फ्यूचर की बात है, तो क्या होएगा, आर एश्योर्ड क्यों आएगा, प्रेजेंट में क्यों आएगा, उनने पहले एश्योर किया है कि वो इस मसले पे जरूर विचार करेंगे और देखेंगे गहराई से, तो हैज एश्योर्ड, अथॉरिटीज हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो हैज नहीं आएगा, हैव एश्योर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हैव बीन पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, हैव एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। मॉडेस्ट का एंटोनिम हमें बताना है, तो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, विनम्र। ग्लम, ग्लम का मतलब होता है उदास। सलन, सलन का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अनहैप्पी दुखी, और कंसीटेड, कंसीटेड मतलब बहुत अभिमानी, तो यहां पे ऑप्शन डी अभिमानी इज करेक्ट। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, अब आपको पता है जिस रिक्टर स्केल जो बोलते हैं, रिक्टर स्केल पे 6 का भूकंप आया, ठीक है, तो ये रिक्टर स्केल क्या है, ये सिस्मोग्राफ
के ऊपर बनाता है, SEISMO, सिस्मोग्राफ के ऊपर ये कुछ लाइंस खींचता है, ठीक है। इस तरीके से एक पेन होता है, इसके ऊपर लगा हुआ पॉइंटर होता है, वो ऐसे 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 कुछ बताता है, लाइंस इस तरीके की खींचता रहता है, तो उससे पता चलता है कि ये कितने साइज का ये भूकंप आया है, ठीक है। तो उसको, अगर इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं तो स्टडी को क्या बोला जाता है, सिस्मोलॉजी। ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी इज करेक्ट। जियोलॉजी क्या होता है, जो हम धरती की स्टडी करते हैं। जियोग्राफी क्या होता है, हमारा जो पूरे कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, एटमॉस्फेयर कैसा है, पूरा भूगोल का, पूरी धरती की जो हम स्टडी करते हैं। टोपोग्राफी क्या है, हमारा प्रकृति है। और सिस्मोलॉजी क्या है, जो हम स्टडी करते हैं अर्थक्वेक्स की, उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।